इस वीडियो में हम मंतिक के टॉपिक लफ्ज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसकी अक़साम मुफ़रद और मुरक्कब के बारे में पढ़ेंगे और मुफ़रद और मुरक्कब की फ़र्दर क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा चार्ट बना हुआ है, तो हम इसमें से एक एक चीज़ पूरी क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं। तो इस वजह से ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी, आप चाहें तो इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। तो अब हम लफ्ज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ की डेफिनेशन देखते हैं। तो इंसान अपनी ज़ुबान से जो कुछ भी बोलता है उसको हम लफ्ज़ कहते हैं, यानी जो हमारे स्पीच से रिलेटेड होता है। जब भी हम जो कुछ भी बोल रहे हैं अपने ज़ुबान के थ्रू, अपने मुंह से हम जो भी बोल रहे हैं उसको हम लफ्ज़ कहते हैं। अब हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि जो कुछ हम बोलते हैं हर चीज़ के मीनिंग नहीं होते। तो यानी हम जब बोल रहे होते हैं तो दो तरीके की हमारे मुंह से जो भी निकल रहा होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। तो वो लफ्ज़ या तो बामानी होंगे या तो बेमानी होंगे। यानी ऐसा भी हो सकता है कि वो मीनिंगफुल हो और ऐसा भी हो सकता हो कि उसके कोई मानी ना हो, यानी वो बेमानी हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं जैसे कि पानी वानी पी लिया, खाना वाना खा लिया। तो इस केस में एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं पानी वानी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है पानी, ये सबको पता है कि हम यहाँ पर वाटर की बात करें, तो ये तो मीनिंगफुल हो गया, यानी ये बामानी हो गया। लेकिन सेकंड जो वर्ड है वानी जो है, इसके कोई मीनिंग नहीं है, तो ये बेमानी है, तो इसके कोई मीनिंग नहीं है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी हम अपने मुँह से निकालते हैं, जो भी हम अपने ज़ुबान से बोलते हैं, वो 2 तरीके के हो सकते हैं, बामानी और बेमानी। अब इससे ज़्यादा हमें आगे जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हम इतना देखेंगे कि अब लफ्ज़ को कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि लफ्ज़ को हम मुफ़रद और मुरक्कब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मुफ़रद की डेफिनेशन जो हमारी बुक में दी हुई है, मंतिक की बुक में, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उससे पहले हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम और अच्छे से मुफ़रद को समझ पाएँ। जैसे हम एक फ़र्स्ट सिनेरियो देखते हैं, उसमें हमने एक पर्सन लिया जिसका नाम मोहम्मद है और हमने एक सेकेंड पर्सन लिया जिसका नाम अकरम है। अब मैंने इन दोनों को जोड़कर मोहम्मद अकरम लिख दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो नेम बना है मोहम्मद अकरम, ये सिंगल नेम है यानी एक पर्सन का नेम है, या फिर ये कंपाउंड है यानी 1-2 लोगों का मिलाकर बना है, तो आप ये बोलेंगे कि ये कंपाउंड नेम है, ये एक पर्सन का नेम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमारे पास मोहम्मद था और सेकंड पर्सन हमारे पास अकरम था। लेकिन हम अपने ही लाइफ के एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि कई लोगों का नाम 2-3 नाम मिलाकर बनता है, वो एक ही पर्सन का नाम होता है। जैसे अगर दूसरे का नाम हम देख लें, जैसे मोहम्मद अकरम किसी का नाम है, किसी एक पर्सन का नाम है। इस केस में अगर मैं मोहम्मद अकरम लिखता हूँ और मैं पूछता हूँ कि ये एक पर्सन यानी सिंगल पर्सन का नाम है या फिर ये 2-3 नाम मिलाकर एक कंपाउंड नेम बनाया गया है, तो आप ये बोलोगे कि यहाँ पर सिंगल पर्सन का नेम है। तो दोनों केस में हम देखते हैं कि नाम एक ही वर्ड हमने लिखा था मोहम्मद अकरम, लेकिन उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि एक नाम कंपाउंड नेम था यानी 2 लोगों का नाम मिलाकर बनाया था, और एक नेम जो सिंगल नेम था यानी सिर्फ एक पर्सन का नेम था। तो इसी बैकग्राउंड से हम मुफ़रद को समझने की कोशिश करेंगे। अब जो बुक में डेफिनेशन मुफ़रद की दी हुई है उसको हम देखते हैं। उससे पहले उसके 4 पार्ट्स देख लेते हैं कि मुफ़रद को हम किस किस कंडीशन में हम उसको मुफ़रद बोलने वाले हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, लफ्ज़ के अज़्ज़ा ही ना हो। एग्जाम्पल हमज़ा इस्तफ़ाम। तो अगर हम किसी लफ्ज़ को देखते हैं और उसके अज़्ज़ा ही नहीं कर पाएँ यानी उसके पार्ट्स ही ना कर पाएँ, तो उसको हम मुफ़रद की कैटेगरी में लेंगे। जैसे हम अलिफ हमज़ा जो यहाँ पर दिख रहा है हमें, हमज़ा इस्तफ़ाम जिसे बोलते हैं, तो इसके हम पार्ट्स ही नहीं कर पाएंगे, इसको हम तोड़ ही नहीं पाएंगे, तो इसको हम मुफ़रद की कैटेगरी में लेंगे। सेकेंड, अज़्ज़ा हो पर मानीदार ना हो, यानी अब अगर हम इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इस लफ्ज़ के अज़्ज़ा हो जाएंगे यानी ये टूट जाएंगे, लेकिन ये मानीदार नहीं होंगे, यानी इनके कोई मीनिंग नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे इंसान है, तो इसके अज़्ज़ा हैं जैसे अलिफ, नून, सीन, इन सब अज़्ज़ा में हम इसे तोड़ सकते हैं इस लफ्ज़ को, लेकिन ये मानीदार नहीं है, इनके कोई मीनिंग नहीं है, तो इस वजह से ये भी मुफ़रद की कैटेगरी में आएगा। थर्ड देखते हैं, अज़्ज़ा हो मानीदार हो लेकिन मानी के अज़्ज़ा पर दलालत ना करें, जैसे अब्दुल्ला। तो थर्ड केस में क्या होगा, उसके अज़्ज़ा होंगे यानी जो भी लफ्ज़ होगा उसके पार्ट्स होंगे और वो मानीदार भी होंगे यानी उसके मीनिंग भी होंगे, लेकिन उसके अज़्ज़ा पर दलालत नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं अब्दुल्ला। तो यहाँ पर अब्दुल्ला जो है अब्द और अल्लाह से बना है यानी अल्लाह का बंदा। अगर इसके मीनिंग हम देखेंगे तो इसके मीनिंग आएंगे अल्लाह का बंदा। लेकिन अगर हम ये किसी का नाम रखते हैं तो नाम रखने की सूरत में हमारा ये मकसद नहीं होगा, हम सिर्फ उसका नाम उसको पुकारने के लिए, उसको कॉल करने के लिए रख रहे हैं, इस वजह से ये भी मुफ़रद की कैटेगरी में आ जाएगा। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे अगर हमने किसी का नाम सदफ़ रख रखा है तो हमने उसका नाम सदफ़ सिर्फ उसको कॉल करने के लिए रख रखा है, क्योंकि सदफ़ के जो असल मीनिंग होते हैं वो मोती होता है। तो जब भी हम किसी को सदफ़ नाम से पुकार रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको मोती बोल रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि हम उसको सिर्फ कॉल करने के लिए सदफ़ का नाम ले रहे हैं। तो यही यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अज़्ज़ा हो मानीदार हो लेकिन उन मानी के अज़्ज़ा पर दलालत नहीं करते हो, जैसे अब्दुल्ला के केस में होता है। अब फोर्थ हम देखते हैं, अज़्ज़ा हो मानीदार हो उनके मानी के अज़्ज़ा पर दलालत भी करेंगे, लेकिन हम वो मानी मुराद नहीं लेंगे, यानी हमारा ये मतलब नहीं होगा, वो मानी लेने का मकसद नहीं होगा। जैसे हैवान नातिक। तो अगर हैवान नातिक हम किसी का नाम रखते हैं तो अब इसके अज़्ज़ा हम देखते हैं, तो इसमें हैवान और नातिक आया हुआ है। तो हैवान का मतलब जानवर होता है और नातिक का मतलब बोलने वाला। तो जिस आदमी का भी नाम हम हैवान नातिक रखते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, हम उसके नेचर देखते हैं, तो हम समझेंगे कि वो हैवान भी है, यानी क्योंकि इंसान भी जानवर की कैटेगरी में ही आते हैं, हैवान की कैटेगरी में आते हैं, तो वो हैवान भी है और नातिक यानी बोलने वाला भी है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हमने उसका ये नाम रख रखा है तो हमने सिर्फ उसको कॉल करने के लिए रख रखा है, तो इस वजह से हैवान नातिक अगर किसी का नाम रख दिया जाता है तो इसके मानी हम मुराद नहीं लेंगे।
यानी इसके अज्जा होंगे यानी पार्ट्स होंगे, जैसे हैवान और नातिक, और उस मानी के अज्जा जो मानी के भी अज्जा होंगे और वही दलालत भी हमारी मकसूद होगी। लेकिन वो मानी हम मुराद यहाँ पर नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने उसका नाम रख रखा है। अब इस तरीके से हम देख सकते हैं वो लफ्ज़ हैं जिसमें इसके किसी जुज़ से इसके किसी मानी के जुज़ पर दलालत का इरादा ना हो। ये इसकी डेफिनेशन है, यानी ये वो लफ्ज़ है जिसमें इसके किसी जुज़ से, यानी जो लफ्ज़ होगा इसके जो जुज़ होंगे यानी पार्ट होंगे उससे उसके मानी के जुज़ पर यानी इसके जो मीनिंग होंगे उसके पार्ट्स पर हमारा दलालत करने का इरादा ना हो। जैसे हमने इसके शुरू के ये जो 4 कैटेगरीज हमने ऊपर देखी हैं तो इनमें देखा था, क्योंकि जैसे ही हमारा दलालत मकसूद हो जाएगा और हम उसी चीज़ को मुराद लेने लगेंगे, जैसे 4th कैटेगरी में अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अज्जा हो, मानीदार हो, मानी के अज्जा पर दलालत भी करते हों, लेकिन हम वही मानी अगर मुराद ले लेते हैं तो ये मुफरद से मुरक्कब की कैटेगरी में चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल जैद खड़ा है तो ये मुरक्कब बन जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं ये कैसे होंगे। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास में लफ्ज़ है इसके अज्जा हैं कि नहीं, तो हम देखेंगे हाँ इसके अज्जा हैं, यानी इसको हम पार्ट्स में बांट सकते हैं। उसके बाद इन अज्जा मानीदार हैं कि नहीं, तो हाँ ये मानीदार भी हैं, और क्योंकि हम जैद खड़ा है बोलकर वही मानी लेना चाह रहे हैं तो वही मानी हमारा मकसूद भी होता है, तो इस वजह से हम इसको मुरक्कब की कैटेगरी में लेंगे। तो यहाँ पे 4th वाले में और मुरक्कब में सिर्फ इतना डिफरेंस था कि मुरक्कब में हम वही मानी मकसूद लेते हैं, वही मानी हम मुराद लेते हैं, लेकिन जब ये मुफरद था तो हम वो मानी मुराद नहीं ले रहे थे। अब हम लफ्ज़ में आगे पढ़ते हैं। हमने देख लिया लफ्ज़ क्या होता है, हमने देख लिया लफ्ज़ मुफरद क्या होता है और मुरक्कब क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंसेस देख लिए। अगर अभी भी आपको मुफरद और मुरक्कब में कंपैरिजन में दिक्कत हो रहा है तो आप इतना समझ लीजिए कि मुफरद जो है सिंगल को कहते हैं और मुरक्कब कंपाउंड को कहते हैं, और फिर हम इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मुरक्कब की तकसीम देखते हैं। तो मुरक्कब का एग्जांपल हमने देखा था, जैसे जैद खड़ा है, ये एक एग्जांपल हमारे पास मुरक्कब का था। मुरक्कब को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वो मुरक्कब होगा जिसको हम नाकिस कहेंगे, और सेकंड वो मुरक्कब होगा जिसको हम ताम कहेंगे। तो जो मुरक्कब नाकिस होता है वो मुरक्कब जिसके सुनने वाले को कोई ख़बर मालूम ना हो, यानी अधूरा जुमला हो। तो अगर सुनने वाले को कोई ख़बर मालूम नहीं होगी, यानी उसको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, यानी ये अधूरा जुमला होगा तो हम इसको मुरक्कब नाकिस कहेंगे। यानी अगर इसको आप इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो हम इसको कहेंगे इनकम्प्लीट सेंटेंस, यानी एक ऐसा सेंटेंस होगा जो इनकम्प्लीट होगा, ये अधूरा जुमला होगा। एग्जाम्पल मेरी किताब अच्छा फूल, तो जब हम मेरी किताब बोलकर चुप रह जाते हैं तो ये हमें पूरी बात समझ में नहीं आती, तो इसको हम मुरक्कब नाकिस की कैटेगरी में लेंगे। सिमिलरली जब हम अच्छा फूल बोलकर चुप हो जाते हैं तो ये भी पूरी बात हमें नहीं समझ में आती, तो इसको भी हम मुरक्कब नाकिस यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस की कैटेगरी में लेंगे। अब इसी मुरक्कब में सेकंड जो होगा जिसको हम ताम कहते हैं, ये कंप्लीट सेंटेंस होंगे, यानी इनसे कोई ख़बर मालूम होगी। एग्जाम्पल नमाज़ फ़र्ज़ है, तो ये हमने पूरी बात बोल दी कि नमाज़ फ़र्ज़ है, एक ये पूरी बात हो गई। तो हम इसको ईजिली ये समझ सकते हैं कि जो मुरक्कब नाकिस होगा वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा, जैसे मेरी किताब अच्छा फूल, और मुरक्कब ताम जो होगा वो कंप्लीट सेंटेंस होगा, जैसे नमाज़ फ़र्ज़ है। अब इनके हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले नाकिस को हम देखते हैं। तो मुरक्कब नाकिस में 2 क्लासिफिकेशन बैठती है, पहला मुरक्कब तैकीदी और दूसरा मुरक्कब गैर तैकीदी। तो इसको हम कैद से रिलेट करेंगे, तैकीदी को हम कैद से रिलेट करेंगे। यहाँ पे जहाँ पर बाउंडिंग मिलेगा, यानी यहाँ पर हमें बाउंडेशन मिलने वाली है, तो उसको हम मुरक्कब तैकीदी कहते हैं। जैसा अब इसको हम समझते हैं क्या होता है, दूसरा जुज़ पहले जुज़ के लिए कैद होता है। तो अगर दूसरा जुज़ पहले जुज़ के लिए कैद बन जाता है, यानी इसमें बाउंडेशन पाई जाती है, तो हम इसको मुरक्कब तैकीदी कहते हैं। जैसा एग्जाम्पल गुलामु ज़ैदिन, तो जब हम बोल रहे हैं गुलामु ज़ैदिन, यानी इसके मीनिंग क्या होंगे, जैद का गुलाम। तो इसमें हमने एक बाउंडेशन लगा दी कि जो गुलाम है वो किसका है, जैद का है, यानी ये जैद का ही गुलाम है। तो ये बाउंडेशन लगाने की वजह से हम इसको मुरक्कब तैकीदी कहते हैं। और इसको हमने नाकिस की कैटेगरी में क्यों लिया, क्योंकि हम देख रहे हैं ये अधूरा जुमला है। सिमिलरली मुरक्कब गैर तैकीदी, ये भी अधूरा जुमला होगा, इसीलिए नाकिस की कैटेगरी में है, लेकिन इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगी, यानी कैद नहीं होगी। एग्जाम्पल खमसा अशरा, तो ये क्या है, ये नंबरिंग है। जब हम नंबरिंग करते हैं तो इसमें देखेंगे खमसा का मतलब होता है 5 और अशरा का मतलब होता है 10। तो खमसा अपनी जगह पे अलग है, अशरा अपनी जगह पर अलग है, एक दूसरे से ये बाउंड नहीं है, और इन दोनों को मिलाकर हम नंबरिंग में लिखेंगे 15, यानी 15 नंबर को खमसा अशरा बोलते हैं। सेकंड हम देखते हैं मुरक्कब में ही दूसरा जो आता है वो होता है मुरक्कब ताम, यानी जिससे हमें ख़बर मालूम होती है, जो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। अब इसको भी हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। तो मुरक्कब ताम पहली कैटेगरी होगी क़ज़िया, जिसको ख़बर कहते हैं, और दूसरी कैटेगरी होगी इंशा। तो क़ज़िया किसे कहेंगे, वो मुरक्कब जिसके कहने वाले को झूठा या सच्चा कह सकें। तो अगर मुरक्कब ताम में यानी कंप्लीट सेंटेंस में अगर हम उसको सच्चा या झूठा कह पाएंगे तो हम उसको क़ज़िया या ख़बर कहेंगे। जैसे जैद खड़ा है, तो जैसे ही आपसे कोई बोलता है जैद खड़ा है, तो हम इसको या तो सच्चा या झूठा, दो में से एक कंडीशन बनेगी, या तो सच्चा होगा या तो वो झूठा होगा, जिसको हम क़ज़िया ख़बर कहेंगे। सेकंड में इंशा है, यानी जिसको हम झूठा या सच्चा नहीं बोल सकते, जैसे मेहनत से पढ़ खेल मत कर। तो ये सेंटेंसेस क्या है, कमांड है। ये एग्जाम्पल मेहनत से पढ़ खेल मत कर, ये सारे कमांड है, तो इनको हम सच्चा या झूठा इसमें नहीं बोल सकते। तो ये हमने यहाँ तक क्या देखा, मुरक्कब है, मुरक्कब की 2 किस्में नाकिस और
ताम मुरक्कब नाकिस इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा और ताम कंप्लीट सेंटेंस होगा। इनकम्प्लीट के भी दो किस्में हो जाएंगी, मुरक्कब तहकीदी और गैर तहकीदी। तहकीदी जैसा नाम से पता चल रहा है इसमें कैद होगी और गैर तहकीदी में कोई कैद नहीं होगी। इसी तरह ताम की दो किस्में होंगी, पहला कज़िया खबर और दूसरा इंशा। कज़िया खबर उसे कहेंगे जिसको हम सच्चा झूठा कह सकें, और इंशा वो होगा जिसमें कमांड की बात करी जाएगी और इसमें हम सच्चा झूठा नहीं कह पाएंगे। तो यहाँ पर मुरक्कब की किस्में ख़त्म। अब हम मुफरत को फर्दर क्लासीफाई करने वाले हैं। तो हम मुफरत की तीन किस्में देखेंगे, इस्म, कलिमा और अदात। पहला इस्म, दूसरा कलिमा और तीसरा अदात। तो इसमें क्या होगा, इसके मानी समझने के लिए दूसरा लफ्ज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी ये लफ्ज़ अपना मानी खुद बताएगा और इसमें ज़माना भी नहीं पाया जाएगा। तो दो कंडीशन देखनी है हमें, पहला इसके साथ कोई लफ्ज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी और दूसरा इसके साथ ज़माना भी नहीं होगा। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, जैद और मस्जिद। तो ये अपने मानी खुद बता रहे हैं और इनके साथ में आप देखेंगे तो कोई आपको ज़माना नहीं मिल रहा है। यानी अगर आप इसमें देखना चाहें कि ये किस टेंस का है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस, तो आपको कोई टेंस भी इसमें नहीं दिख रहा, तो इसे हम इसमें कहेंगे। सेकंड कंडीशन में हम देख रहे हैं कलिमा, ये बिल्कुल इस्म की तरह, पहला कंडीशन बिल्कुल इस्म की तरह है, यानी इसके मानी समझने के लिए दूसरा लफ्ज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इसके साथ में ज़माना पाया जाएगा। जैसे आया, गया, तो इनसे हमें टेंस का पता लग रहा है। जैसे हम देख सकते हैं आया बोलकर हम कौन से टेंस की बात करें, तो हम यहाँ पे पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें टेंस का भी पता लग रहा है। थर्ड जो है अदात, इसके साथ कोई दूसरा लफ्ज़ मिलाए बगैर समझ में नहीं आएगा, तो इस केस में हम इसे अदात कहेंगे, जैसे से और पर। तो अब जब तक इसके साथ दूसरा वर्ड हम नहीं मिलाएंगे तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे। जैसे इसके साथ में अगर हम कोई वर्ड मिला देते हैं कुर्सी, तो कुर्सी पर अगर ये आता है तो अब हमें समझ में आ रहा है कि हम जो भी बात करें वो है कुर्सी पर। तो अब जाके हमें बात समझ में आई, तो इसको हम इंग्लिश में जैसे प्रेपोजिशन बोलते हैं उससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। ऑन, एट, ये सब प्रेपोजिशन में आता है, तो ये हम इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। तो हम समझ पाएंगे कि मुफरत की तीन किस्में हैं। पहला किस्म वो है जिसको मिलाए बगैर मानी समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम अदात कहते हैं, जैसे पर, से, प्रेपोजिशंस वगैरह। दूसरी किस्म होगी, बाकी दो होंगे, यानी कलमा और इसमें, ये दोनों में हमें किसी लफ्ज़ को मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बस फ़र्क क्या है, ज़माने का फ़र्क है, इसमें ज़माना नहीं होता और कलिमा में ज़माना होता है। एग्जाम्पल से हम इसे देख सकते हैं। तो मुफरत में हमने इस्म पढ़ा, कलिमा पढ़ा, अदात पढ़ा। अब इस्म की हम फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इस्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला इस्म मुतअद्दिल माना और दूसरा इस्म मुतकसिर माना। जैसा हमें नाम से पता चल रहा है, मुतअद्दिद को हम वाहिद से रिलेट करने वाले हैं। तो वाहिद का मतलब होता है एक, सिंगल। तो इसमें मुतअद्दिल माना यानी वो इसमें जिसके एक मानी हो, यानी ऐसा इसम जिसके सिर्फ एक ही मानी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको इसमें मुतअद्दिल माना कहते हैं। वाहिद से इसको हम रिलेट करेंगे, जैसा राशिद। तो राशिद किसी एक आदमी का नाम होता है, इसके एक मीनिंग होते हैं, तो इसी वजह से हम इसको इसमें मुतअद्दिल माना में लेंगे। दूसरा इसमें मुतकसिरुल माना, तो मुतकसिर मतलब ज़्यादा होता है, तो जिसके मानी एक से ज़ायद होंगे तो इसको हम इसमें मुतकसिरुल माना में लेंगे। जैसे सलाह, तो जब हम सलाह बोलेंगे तो इसके दो मीनिंग होते हैं, नमाज जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, और दूसरे इसके मीनिंग दुआ भी होते हैं। यानी एक वर्ड के अगर ज़्यादा मीनिंग होते हैं तो उसको इसमें मुतकसिरुल माना में लेंगे, और एक ही वर्ड के अगर सिर्फ एक मीनिंग होंगे तो हम इसको मुतअद्दिल माना में लेंगे। इसको हम वाहिद से रिलेट करेंगे, जैसे राशिद। अब मुतअद्दिल माना के फर्दर हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो इसमें मुतअद्दिल माना के तीन क्लासिफिकेशन बैठ सकते हैं, पहला अलम, दूसरा मुतवातिर, तीसरा मुशक्किक। सबसे पहले अलम देखते हैं। ख़ास शख्स या फिर मुअय्यन चीज़ के लिए किया जाता है, यानी अगर किसी चीज़ के लिए फिक्स कर दिया जाए, किसी खास आदमी के लिए हो या फिर किसी चीज़ के लिए फिक्स कर दिया गया हो नाम, तो उसको हम अलम कहते हैं। जैसे हामिद, किसी पर्सन का नाम फिक्स किया गया, या जिगर, हम जानते हैं कि जिगर जो है मखसूस आज़ा की बात करी जा रही है, किसी ऑर्गन की बात करी जा रही है, यानी अगर फिक्स किया हुआ है तो हम इसको अलम बोलेंगे। दूसरा मुतवाती, अफराद पर बराबर बराबर सादिक हो, यानी जो भी हम बोल रहे हैं उसके जो भी उसके अंदर जो भी इंडिविजुअल्स आएंगे उन सभी पर अगर फिट आ जाता है तो इसको हम मुतवाती कहेंगे। जैसे इंसान, तो इंसान में हम देखेंगे कि जैद को भी इंसान की कैटेगरी में लेंगे, उमर जो है और कोई और इंडिविजुअल हो, तो सब ये सभी इंडिविजुअल्स पर अगर हम इंसान वर्ड फिक्स करना चाहेंगे तो बिल्कुल सब पे फिट आ रहा है, क्योंकि सभी के सभी इंसान हैं, तो इसको हम मुतवाती कहते हैं। सेकंड जो है मुशक्किक, तो अफराद पर बराबर बराबर सादिक नहीं आएगा। तो अब अगर अफराद पर बराबर सादिक नहीं आता है, यानी ऐसा आप समझ सकते हैं कि कुछ फ़र्क के साथ में सादिक आता है, यानी पूरी तरीके से फिट नहीं बैठता है इसके इंडिविजुअल्स पर, तो हम इसको मुशक्किक कहेंगे। जैसे स्याही और सफ़ेदी, तो कोई पर्सन ज़्यादा काला हो सकता है, कोई पर्सन ज़्यादा सफ़ेद, यानी उसका कॉम्प्लेक्शन अलग अलग हो सकता है, एक पर्सन का कॉम्प्लेक्शन अलग अलग हो सकता है, और इस वजह से एक ही चीज़ सभी पर फिट नहीं आने वाली है। यानी अगर कलर के हिसाब से हम किसी पे फिट करना चाहें तो सब एक कलर के नहीं होंगे, तो इस वजह से हम इसे मुशक्किक कहेंगे। तो इसके तीन पार्ट्स बने, पहला अलम अगर फिक्स किया हुआ हो, जैसे हामिद, और किसी ऑर्गन वगैरह का नाम जैसे जिगर हम कहते हैं, और बाकी मुतवाती और मुशक्किक किसे कहते हैं। मुतवाती जो सभी अफराद पर बराबर बराबर सादिक है, जैसे इंसान बोलकर हम सभी इंडिविजुअल्स को एक साथ में फिट कर दे रहे हैं, और मुशक्किक बोल रहे हैं यानी अगर बराबर बराबर सादिक नहीं आए, जैसे कॉम्प्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं, कलर की बात करते हैं, तो स्याही और जो सफ़ेदी होगा वो हर इंडिविजुअल पे बिल्कुल बराबर तौर पर फिट नहीं आएगा, तो इसको हम मुशक्किक कहेंगे। इसमें मुतअद्दिल माना यानी वो इसमें जिसके एक मानी हो, इसके हमने अलग अलग पार्ट्स देख लिया। अब हम देखने वाले हैं इसमें मुतकसिरुल माना, यानी जिसके मानी एक से ज़ायद हो। जैसे हम सलाह का एग्जांपल ले रहे हैं, इसको नमाज और दुआ दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मुश्तरक, तो हकीकत कहीं हो मगर सबके लिए अलग अलग बनाओ, यानी
अगर किसी चीज़ के अलग अलग मानी हो, यानी बहुत इसके मानी तो बहुत ज़्यादा हो, जैसा हम इसके डेफिनेशन में देख रहे हैं कि जिसके मानी एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन ये सबके लिए अलग अलग बनेगा। जैसे हम एन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो इस ये आँख के लिए भी यूज़ होता है, चश्मा के लिए, आफ्ताब के लिए, तो ये तीनों मीनिंग में यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको मुश्तरक बोलते हैं। तो यानी मुश्तरक की डेफिनेशन क्या होगी, सबके लिए अगर अलग अलग यूज़ होता है, बहुत सारे मीनिंग हो लेकिन सबके लिए अलग अलग यूज़ हो, तो हम इसको मुश्तरक कहते हैं। मनकुल कब बोलेंगे, पहले किसी और मानी में यूज़ होता हो मगर उसके बाद में दूसरे मानी में इस्तेमाल होने लगा हो, तो इसको हम मनकुल कहेंगे, यानी ट्रांसफ़र हो गया हो। यानी एक मानी से दूसरे मानी में अगर ट्रांसफ़र हो जाता है तो हम इसको मनकुल कहते हैं। एग्जाम्पल दाब्बा, तो पहले सभी ज़मीन पर चलने वालों को हम दाब्बा कहते थे, यानी जो भी ज़मीन पर चल रहा है उसको हम दाब्बा कहते थे। बाद में इसको चौपाया, यानी 4 पैरों पर चलने वाले को हम दाब्बा कहने लगे। तो यानी इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया किसी एक टर्म से दूसरे टर्म में। तो पहले हम क्या करते थे, जो भी ज़मीन पर चल रहा है उसको दाब्बा बोल रहे हैं, अब हम उसको खास यूज़ करने लगे हैं, यानी ऐसे चौपाए जो होते हैं, यानी 4 पैरों से चलने वालों को हम दाब्बा बोलने लगे। थर्ड हम देखते हैं हकीकत, जो अपने पहले असली मानी में इस्तेमाल किया जाए, और मिजाज, हकीकत और मजाज, ये दोनों के दोनों हम एक साथ में देखने वाले हैं। तो अगर हम जो अपने असली मानी में इस्तेमाल किया जाए तो हम हकीकत कहेंगे, और अगर किसी मुनासिबत की वजह से उसको इस मानी में इस्तेमाल किया जाए तो उसको मजाज कहते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर हम असद जो है शेर को ही बोलते हैं, यानी उसके लिए दूसरा टर्म है ये, तो अगर असद का इस्तेमाल हम शेर के लिए कहें तो ये हकीकत है, क्योंकि अगर शेर की हम हकीकत देखेंगे यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो वो शेर ही है। तो अगर हम शेर को कोई असद कह रहे हैं तो हमने कोई खास बात नहीं बोली है, शेर को हम असद बोल ही सकते हैं क्योंकि उसी के लिए दूसरा नाम है। लेकिन अगर इसी में हम किसी इंसान को असद बोलते हैं, यानी जैसे हम नॉर्मल ज़िंदगी में बोलते हैं कि शेर है तो शेर, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने उसको शेर बोला, क्योंकि इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है शेर वाली, इंसान अलग है, शेर अलग है। तो हम असद उसको बहादुर आदमी के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो आदमी बहुत ज़्यादा बहादुर है, इस वजह से हमने उसको असद बोल दिया, यानी उसकी बहादुरी की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से उसको हमने असद बोला है, तो इसको मजाज कहते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 पार्ट देखे हैं। पहला मुश्तरक, अगर सबके लिए अलग अलग यूज़ होता है तो उसको मुश्तरक कहते हैं। दूसरा मनकुल, अगर ट्रांसफ़र हुआ है एक जगह से तो उसे मनकुल, जैसे एग्जांपल दाब्बा। तीसरा हकीकत, यानी अगर उसके असली मानी में यूज़ करें, जैसे शेर के लिए अगर हम असद का यूज़ कर दें तो हकीकत हो जाएगा। थर्ड केस में अगर किसी की मुनासिबत की वजह से, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अगर हम उसको यूज़ करें, ये उसकी हकीकत नहीं होगी लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से यूज़ करें तो हम उसको मजाज कहेंगे। जैसे अगर किसी आदमी को हम असद यानी शेर बोल रहे हों तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से बोल रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहादुर। अब ये 4 पार्ट्स देखने के बाद हम मनकुल को ही और ज़्यादा क्लासीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम मनकुल देखते हैं। मनकुल का मतलब क्या होता है, जैसा अभी हमने देखा था ट्रांसफ़र, यानी एक मीनिंग से अगर दूसरे मीनिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको मनकुल कहते हैं। मनकुल के मीनिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो अब ये ट्रांसफ़र किस वजह से हुआ है या फिर किसने किया है, इस बेसिस पर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला होगा शरई, दूसरा होगा अरफी और तीसरा होगा इस्तिलाही। पहला शरई, अगर शरीयत ने दूसरी किसी मानी में इस्तेमाल किया हो तो इसको शरई कहेंगे। अगर आम लोगों ने दूसरे मानी में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया तो अरफी कहेंगे। और किसी इल्मी जमात ने, यानी कोई एजुकेशन से रिलेटेड जो जमात है उसने अगर किसी मानी में इस्तेमाल किया हो तो इस्तिलाही कहेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहला शरई देखते हैं। तो शरई क्या है, अगर शरीयत ने चेंज करा, जैसे पहले सलाह का इस्तेमाल दुआ के लिए होता था लेकिन बाद में इसको खास नमाज के लिए इस्तेमाल करने लगे, तो ये ट्रांसफ़र क्या हुआ, दुआ से नमाज में ट्रांसफ़र हो गया, तो इसको हम शरीयत ने किया है, इस वजह से इसे शरई कहेंगे। सेकंड जो है अरफी, आम लोगों ने अगर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया हो किसी खास चीज़ में तो उसको हम कहते हैं अरफी। जैसे कोफ्ता, तो कोफ्ता का मतलब जो है कूटा हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको हम गोल कबाब के मानी में यूज़ करने लगे, क्योंकि गोल कबाब को भी गोश्त को कूट कर बनाया जाता था, तो हम इसको गोल कबाब के मानी में यूज़ करने लगे और बाद में यही यूज़ होने लगा। और सेकंड जो है, थर्ड जो है इस्तिलाही है, यानी अगर किसी इल्मी जमात ने, यानी वो लोग जो एजुकेशन से रिलेटेड है उन लोगों ने अगर चेंज किया हो, जैसा फेल के मानी क्या होता है, काम करना होता है, लेकिन बाद में क्या हुआ है, एजुकेशन से रिलेटेड लोगों ने इसको एक खास इसकी डेफिनेशन दे दी, तो ये फेल की पूरी एक डेफिनेशन बन गई। जैसे हम जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि फेल की पूरी एक डेफिनेशन बनी हुई है जिसे हम बार बार याद करते हैं, तो इसी डेफिनेशन, क्योंकि इसको खास डेफिनेशन दे दी गई और इसके मीनिंग चेंज हो गए, तो इस वजह से इसको हम इस्तिलाही कहेंगे। तो हम मनकुल में 3 चीज़ें देखते हैं। पहला शरई, अगर शरीयत ने ट्रांसफ़र किया हो, जैसे दुआ से नमाज में चेंज हो जाना। जैसे अरफी, कोफ्ता, यानी कोई भी कुटी हुई चीज़ के लिए मीनिंग में यूज़ होता है, बाद में गोल कबाब के लिए यूज़ करने लगे। इसी तरह इस्तिलाही, जैसे फेल यानी काम करने के लिए, बाद में इसको हमने पूरी एक डेफिनेशन दे दी, थोड़ा सा फ़र्क आ गया, इसको हमने डेफिनेशन दे दी, तो इस वजह से इसको इस्तिलाही कहते हैं।